नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। अब जाकर समझ में आ रहा है इस देश में कि सरकारें कोई भी बड़े फैसले क्यों नहीं लेती। 2002-3 से इस देश में कृषि बिल की बात होती रही है, लेकिन सरकारें फैसला नहीं ले पाई। अब विपक्ष में जब बीजेपी रहती है तो वो विरोध करती है, और आज जब अपना अस्तित्व खो रही हर विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही है, जो कि समझ में आता है, क्योंकि इस सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिसका विरोध होना लाजमी है। ट्रिपल तलाक, 370 सीएए, कृषि बिल इत्यादि। लेकिन यह सरकार क्यों कर पाई? क्योंकि इसके पास बहुमत है, और विरोध सिर्फ विरोध के लिए होना इस देश में कोई नई बात नहीं है, चाहे विपक्ष की पार्टी कोई भी हो। लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में लाए गए लोक लुभावन योजनाओं की वजह से और संसद में संख्या बल न होने की वजह से विपक्ष सीधा कुछ नहीं कर पाती, तो हर निर्णय के खिलाफ प्रायोजित आंदोलन का आयोजन करती है। पहले सीएए के खिलाफ और अब किसान आंदोलन। लेकिन 26 जनवरी को देश को जो शर्मसार करने वाली घटना हुई है वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। लेकिन जब उस घटना के बाद प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जो कि एकदम अतार्किक है, एक तरफ हिंसा में शामिल लोगों को बीजेपी का एजेंट बताते हैं, तो अगले ही क्षण जेल जा रहे उपद्रवियों को फंसाने का इल्जाम लगाएंगे, और उससे भी नहीं हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि पहले पुलिस ने लाठी चलाई है तो उसके बदले ट्रैक्टर चढ़ा देने का पुलिस वालों पे तो हमारे पास हक है। भाई साहब, पुलिस ने जो रूट तय किए थे, बताए थे आपको, उसके आगे क्यों गए आप? और जब उसके आगे जाओगे तो क्या कहते हैं ना राकेश टिकैत की भाषा में, लठ तो बजेगा। आईटीओ क्या करने गए थे? और अगर कहते हो कि रूट तोड़ने वाले तेरे आदमी नहीं थे तो लाठी टूटने पर बिलबिला क्यों रहे हो? मरने देते ना इन बीजेपी के एजेंट को। आप लोगों ने भी देखा होगा एक ट्रैक्टर पर बैठा लड़का, 24 साल का लड़का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न किसान था। वो बैरिकेड के पास खड़े पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश में ट्रैक्टर पलटने से मर गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। लेकिन अब ये जानना है कि उसको बीजेपी एजेंट कहें या उसे सहानुभूति बताने के लिए, उससे सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किसान मान लें। वैसे पुलिस की गोली से मरा है ये प्रोपेगेंडा भी चला था, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने प्रेस रिलीज जारी करके इसका खंडन किया है। अब थोड़ा समझिए इस तथाकथित किसान आंदोलन के सीक्वेंस को और इसके पीछे अस्तित्व खो रहे विपक्ष की उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी को। राकेश टिकैत जो अभी इस आंदोलन का चेहरा है, ये उसकी 4 जून 2020 का एक स्टेटमेंट है। किसानों को की जो है वर्षों पुरानी मांग वो पूरी हुई। ये हिंदुस्तान पेपर में छपा है। ये बयान टिकैत ने सरकार के कृषि ऑर्डिनेंस लाने के बाद दिया था। उसके बाद कितने में बिका ये दलाल, अब वो ये बता नहीं सकता। जब पहले ऑर्डिनेंस अच्छा था तो उसी का बिल में जब कन्वर्जन हुआ तो वो कैसे खराब हो गया? कांग्रेस इस बिल के पास होने से संसद में तो रोक नहीं पाई, क्योंकि राहुल गांधी के कुशल नेतृत्व की वजह से उसके पास संख्या बल है ही नहीं। उसके बाद उनके पास कोई संख्या बल नहीं था, तो सीएए के तर्ज पर इस मुद्दे में भी उसने आंदोलन करवाने का रास्ता अख्तियार किया। उसके बाद कुछ किसानों को बहलाया फुसलाया गया, भड़काया गया और पूरी तैयारी की गई प्रोपेगेंडा फैलाते हुए कि इस बिल के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिससे किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। लेकिन कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि सरकार ने इस बिल में संशोधन की हर मांग को मानने के लिए तैयार हो गई। तो यूपी चुनाव तक आंदोलन चलेगा कैसे? तो फिर वापस लेने की बात से नीचे किसान नेता बात करने को तैयार ही नहीं हुए। आप सबको साथ में यह भी बताता चलूं कि 2005 में कांग्रेस लगभग ऐसा ही कानून हिमाचल प्रदेश में लागू कर चुकी है, और वह न किसान को जमीन छीनी गई उसमें और न किसान सड़क पर आए। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि सरकार किसी की भी हो, कॉरपोरेट से समझौते के बिना निर्णय नहीं लिए जा सकते। अदानी एग्रोफ्रेश जो फार्म पिक के नाम से जानी जाती है, सेब के बिजनेस में मशहूर है। इस कंपनी का निर्माण सेब के बिजनेस के लिए 2005 में होता है, और उसके 6 महीने के अंदर
कांग्रेस 2005 में सेब की मंडी को हिमाचल प्रदेश में खत्म करती है और प्राइवेट कंपनी को सीधा किसानों से खरीदने के लिए मार्केट खोल देती है और 2006 से अदानी एग्रो फ्रेश वहां से सेब खरीदने लगती है। तो ये अदानी बीजेपी का आदमी है, कांग्रेस का आदमी है, ये कुछ साबित नहीं होता। सिर्फ इसका एक ही मतलब है, इसका साफ मतलब यही है कि सरकारें हैं तो कुछ कॉर्पोरेट के लिए डिसीजन लिए जाएंगे, लेकिन कुछ डिसीजन किसानों के लिए लिए जाएंगे। वो भी हो सकता है वो कॉर्पोरेट को भी सपोर्ट करती हो या कॉर्पोरेट के भी पक्ष में चली जाएं। अब किसानों को लॉ वापस लेने से नीचे कुछ नहीं चाहिए था। फिर लगभग 60 दिन हो गए और सर्दी बहुत ज्यादा थी तो कई किसान मर भी गए। फिर भी सरकार बिल वापस लेने को तैयार नहीं हुई। फिर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली रखी गई क्योंकि सरकार पर शांतिपूर्ण आंदोलन का कोई असर नहीं हो रहा था। जैसा आपने राकेश टिकैत की वायरल वीडियो में देखा होगा कि वो कैसे लाठी डंडे ले जाने की बात कर रहा था। वो प्लान था कि लाखों की संख्या में जाकर सरकार को डराना है, पुलिस वालों पर वार करके दहशत फैलाना है ताकि सरकार सुने। लेकिन ये भूल गए कि लाखों की भीड़ में एक नेता हो तो चीजें व्यवस्थित रह सकती हैं, लेकिन हर समूह का अपना नेता हो तो ऊंच नीच हो जाना तय है। और यही हुआ। तिरंगे का अपमान, जलियांवाला बाग कांड जैसा पुलिस वालों पर कांड हुआ, आईटीओ पर पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश हुई और बहुत सारे शर्मसार करने वाली घटनाएं हुई। आपको याद होगा कि 26 जनवरी तक किसान नेता कहते रहे किसान आंदोलन में राजनीतिक पार्टी के लोगों को और उनके झंडों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन 26 की देश विरोधी घटना के बाद जब किसानों को इन देशद्रोहियों के सच का पता चल गया तो एकाएक किसान आंदोलन से जाने लगे। जब साजिशकर्ताओं को अपना षड्यंत्र फेल होता दिखा तो मजबूरन सामने आना पड़ा। और जब यह पूरी तरह से राजनीतिक लोगों का अड्डा बन चुका है। शुरुआत हुई वेस्ट यूपी में पंचायत लगाकर जाटों को एकजुट करके राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह को अगले चुनाव में जिताने की बात से, और फिर राकेश टिकैत के रोने से जाटों की अस्मिता पर ठेस पहुंचने की बात को भी बढ़ाया गया। उसके बाद एक एक करके जयंत, मनीष सिसोदिया, रावण इत्यादि मंच पर पहुंचने लगे ताकि आंदोलन को कम से कम समर्थकों को बैठाकर ही बचाया जा सके। एकाएक सारे सरदार किसान वहां से निकल लिए या जाने लगे। राकेश टिकैत लोकदल का एमपी प्रत्याशी अब पूरे आंदोलन का हीरो बनकर निकला। एक और तथ्य को समझिए। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया मंच पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि सरकार ने पानी और बिजली यहां का आंदोलन स्थल का बंद कर दिया है। सोचिए अगर वैसे ही अन्नदाता ने अन्न उगाना बंद कर दिया तो हम तो भूखे मर जाएंगे। सिसोदिया जी, किसान मेहनत करते हैं और अन्नदाता का सम्मान भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग मेहनत नहीं करते। अन्नदाता अन्न कोई मुफ्त में नहीं देता है। 25,000 की नौकरी देकर देखो, अन्नदाता अन्न उगाना बंद करके तुम्हारी नौकरी करने लगेगा। वो अपने लिए करता है और हर आदमी इस दुनिया में अपने लिए करता है। तुम नेता जनता के लिए नहीं बने हो, तुम अपनी एस्पिरेशंस के लिए बने हो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए बने हो, अपने आप को एक बहुत ही अफ्लुएंट लाइफ देने के लिए बने हो। वैसे ही अन्नदाता भी पहले अपने लिए उगाता है और उसके बाद वो दूसरों के लिए उगाता है और उसको बेच करके वो पैसे लाकर बच्चों की शिक्षा में खर्च करता है या दूसरे और सामग्री खरीदता है। अन्नदाता कपड़े पहनना नहीं शुरू कर देगा, अन्न को नहीं पहनना शुरू कर देगा कपड़ों के बदले। और हम पैसे देते हैं, उसके बदले हमें अनाज मिलता है, उसके लिए हम भी मेहनत करते हैं। अन्नदाता को लाखों करोड़ों की सब्सिडी मिलती है, किसी ने विरोध किया है क्या? अब किसान सम्मान निधि भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये कहना कि अन्नदाता है तो वो कुछ भी करेगा, वो लोगों के रास्ते रोक के बैठ जाएगा, वो लोगों के घर तोड़ेगा, बसें तोड़ेगा, तिरंगा के बदले जाके लाल किला पे अपने झंडे, धार्मिक झंडे को फहरा देगा, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिसोदिया को यूपी चुनाव की तैयारी करनी है और उसको पता है कि वोट ऐसे थोड़े बहुत जो है वो वेस्ट यूपी में ही मिलने हैं उसको, और जाट नेता का समर्थन करेगा तो वेस्ट यूपी में और मजबूत होकर उभर सकता है। साथ ही अगर आम आदमी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले भी हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन करने का प्रयास किया था। सिसोदिया को तो यूपी चुनाव की तैयारी करनी है,
और उसको पता है कि वोट थोड़े बहुत वेस्ट यूपी में ही मिलेंगे, तो जाट नेता का समर्थन करना ही पड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी तो किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए और आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। वही बात रही आंदोलन की वजह से दिल्ली वालों को हो रही परेशानियों की, तो सरकार सिसोदिया की है, लेकिन उसको अभी दिल्ली वाले लोगों की परेशानियों से क्या मतलब, क्योंकि अभी दिल्ली में कोई चुनाव है नहीं, और जब तक दिल्ली में चुनाव आएगा तब तक यूपी का चुनाव निपट चुका होगा, और उसके बाद साथ ही दिल्ली में चुनाव से पहले कुछ और घोषणाएं कर दी जाएंगी जो मुफ्त में दे दी जाए। वैसे भी दिल्ली वाले तो अभी मास्टर हो गए हैं, मुफ्त की चीज़ों को लेकर वोट देने के आदी हो चुके हैं। तो अगर हम और आप सोच रहे हैं कि आंदोलन किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा, तो इससे बड़ी गलतफहमी कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिर्फ यूपी चुनाव का प्लॉट है। नहीं तो 4 जून को ऑर्डिनेंस की तारीफ करने वाला एकाएक विरोध करने वाले आंदोलन का चेहरा कैसे बन सकता है। धन्यवाद।